हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। कौन कौन देता था? एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड देते थे। ओके। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की थी, SN1 और SN2। डिपेंड करता था सॉल्वेंट पे। यहाँ सॉल्वेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल था। पोलर प्रोटिक होगा तो SN1 को फेवर करेगा, पोलर ए प्रोटिक होगा तो SN2 को फेवर करेगा। उसके बाद में अपन ने रिएक्टिविटी की बात की थी सीधी। रिएक्टिविटी में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और रिएक्टिविटी पे क्या बात की थी? रिएक्टिविटी पे यही बात की थी कि SN1 की जो रिएक्टिविटी होगी वो होगी SN1 दो स्टेप में होगी, उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। या फिर तीसरा पॉइंट आपको ये दूसरा पॉइंट ये बताता कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी आया था कि रिएक्टिविटी RI की सबसे ज़्यादा, फिर RBR की, फिर RCl की और RF की सबसे कम। तीन लोग ऐसे थे जो न तो SN1 दिखाते थे ना ही SN2 दिखाते थे, विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और ब्रिज हेड वाला कार्बन। उसके बाद SN2 की रिएक्टिविटी देखी थी अपन ने। वहाँ क्या बोला था? वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मेन काम कर रहा था, सबसे ज़्यादा मिथाइल, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। उसके बाद में 5 लोग ऐसे थे जो SN2 रिएक्शन नहीं दिखाते थे। तीन तो वही कॉमन थे, विनाइल, एराइल और ब्रिज हेड वाला। उसके अलावा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और न्यू पेंटाइल हैलाइड। ये ऐसे थे 5 लोग जो कि SN2 रिएक्शन नहीं देते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत एक अच्छा भी था कि कौन SN1 देता है। ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन जाता था कि कौन कौन ऐसे होते हैं जो SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं बट SN1 देते हैं। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और न्यू पेंटाइल हैलाइड ये था। और इस पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अगर मैं नंबर लगाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब मानोगे नहीं, 13 14, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता। सब लोग सिर्फ कंसेप्ट बताते हैं, उसी कंसेप्ट को बार बार 20 बार बोलेंगे। तो 20 बार बोलने से अच्छा है कि आप एक एक कंसेप्ट एक बार अच्छे से बता दो, फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, ताकि उसी कंसेप्ट पे, क्योंकि मुझे पता है SN1 SN2 में से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने खूब सारे क्वेश्चन करवाए आपको। देखो, आप खुद देख रहे हो कि 20 क्वेश्चन किसी भी टीचर ने नहीं करवाए होंगे, जबकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना, सिर्फ यही वाले, तो ही आपका काम हो जाएगा। मतलब इन क्वेश्चंस के बाहर कुछ जाना ही नहीं है। तो 27 क्वेश्चन, 30 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए आपको SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी पे। इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। आप इन कंसेप्ट को लेकर चलिए और इसी पे सारे क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे जितने भी होंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा थ्योरी में। न्यूक्लियोफिलिसिटी को अभी भी एक बार रहने दीजिए, बाद में देखते हैं। और यहाँ अपन NCERT शुरू करते हैं। भाई ये बोला है कि एल्किल हैलाइड SN1 SN2 देता है। इसमें होगा क्या? रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत आसान है। X हटेगा और X की जगह न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड हो जाएगा। बस सिंपल सी रिएक्शन है और दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। NCERT क्या बोलती है? यू हैव लर्न इन 11th क्लास न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिचेस स्पीसीज। ये अपन पहले GOC1 में पढ़ चुके हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके पास बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ जा कर के न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये कोई काम की बात नहीं है, GOC फर्स्ट में अपन डिस्कस कर चुके होते हैं। ये इसने रिएक्शन वापस दिखाई, देखिए ये कार्बन और ये हेलोजन है। इसमें अगर आप देखोगे, इसके ऊपर में नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देगा। तो ये बात अपन ने ऊपर भी देखी थी। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि इस रिएक्शन में ये पहले से एक न्यूक्लियोफाइल था, X माइनस क्या है? पहले से न्यूक्लियोफाइल है, पहले से न्यूक्लियोफाइल था, उस न्यूक्लियोफाइल को हटा करके कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलो एल्केन से रिएक्ट कर रहा है, और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो कार्बन के ऊपर आएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज किससे आएगा? हेलोजन के ऊपर में आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी इस हाइड्रोजन, हेलोजन और कार्बन के बीच वाले बॉन्ड के ऊपर में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी कोई एग्जाम में पूछने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद बोलता है इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑर्गेनिक रिएक्शन
एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपने को पता है, अपन ने लिख दिया कि SN1 SN2 रिएक्शन कौन दिखाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। अब एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में अपन अभी बाद में करेंगे दोबारा बात। वैसे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कौन होता है बता दूं मैं आपको, तो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। CN को देखोगे ना तो ये नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है और कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है, तो इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, इस टेबल को अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसको छोड़ के अपन अभी आगे बढ़ते हैं। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के दो एग्जाम्पल थे, एक तो CN था और एक है NO2। तो NO2 नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है, और ये नाइट्रोजन या कार्बन दोनों की तरफ से जुड़ सकता है। एम्बीडेंट, बस इससे और कुछ भी नहीं पढ़ना, कौन कौन है याद रखने हैं बस। ओके, चलिए अब अपन आते हैं SN2 में। SN2 में इसका जो ऑर्डर होता है ना केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग, वो 2 होता है, और ये रिएक्शन एक स्टेप में चलती है। अपने को पता है इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा मिथाइल होगा रिएक्टिव, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। तो अपन मिथाइल को एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे हैं। ये मिथाइल है CH3 और इसके ऊपर में Cl लगा हुआ है। ओके, अब इसके ऊपर में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है OH माइनस अटैक कर रहा है। ओके, तो क्या होगा, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी। इससे क्या होगा, पीछे की तरफ से ये OH आके अटैक करेगा, जैसे जैसे अटैक करेगा Cl दूर जाता जाएगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसी आती है बीच में जब OH और Cl दोनों बराबर डिस्टेंस पे होती है, मतलब जितना OH लग जाता है उतना Cl हट जाता है। उसके बाद में फाइनली क्या होगा, Cl हट जाएगा और OH लग जाएगा। तो इसमें कोई जो इंटरमीडिएट बनता है ना, वो बहुत ही लीस्ट स्टेबल होता है। ये बहुत लीस्ट स्टेबल है। क्या है, लीस्ट स्टेबल है। तो ये बहुत कम टाइम के लिए बनेगा और तुरंत बिगड़ जाएगा। ओके, मतलब इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, एक तरफ से OH अटैक करेगा, एक तरफ से Cl हटता जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, कोई काम की नहीं है। ये रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसको इसने दिखाया, देखिए ये O है और ये हाइड्रोजन है OH, और ये तीनों हाइड्रोजन है फिर से, और ये कार्बन है और ये क्लोरीन है। मिथाइल वाला अटैक कर रहा है, तो OH एक तरफ से अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से Cl रिमूव हो रहा है। देखिए उसी को इसने फ्लो डायग्राम में दिखाया है। फाइनली ये Cl हट गया और OH जो था वो जुड़ गया। आसान था। तो रिप्रेजेंटेड डायग्राम इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ये समझाने के लिए था बस। ठीक है, और ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बस, कि कार्बन Cl का रिमूवल और OH का एडिशन, OH का जुड़ना और Cl का रिमूवल होना, ये दोनों स्टेप साथ साथ होते हैं, इसे बोलते हैं साइमल्टेनियसली होते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो इतना जितना भी पैराग्राफ पढ़ा उसमें एक तो ये रिएक्शन याद रखनी है, और ये याद रखना है कि Cl रिमूव और Cl का रिमूवल और OH का एडिशन साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ना, उसको अपन, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, तो अपन बोल देते हैं कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी। इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी और कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट अपन ने क्या क्या पढ़ते, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, वो सब इंटरमीडिएट थे GOC फर्स्ट में जो पढ़े थे। क्या वो कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आप ये मत समझ लेना कि ये इंटरमीडिएट बना था, ये इंटरमीडिएट नहीं है। ये बहुत स्टेबल, लीस्ट स्टेबल होता है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। थोड़ी देर के लिए बनेगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं बनेगा बिल्कुल। तो एक तरफ से अटैक हो रहा है, एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है और एक तरफ से बन रहा है, तो ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट ना बोल करके उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको इंटरमीडिएट ना बोल करके क्या बोलेंगे अपन लोग, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, इसको अपन इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे, मैं इंटरमीडिएट लिख करके काट लेता हूँ, इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे। ओके, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द बॉन्ड बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन इज स्टार्ट्स फॉर्मिंग। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, OH के बीच में बॉन्ड बन रहा है। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब जो हट रहा है, क्लोराइड, लिविंग ग्रुप मतलब क्लोराइड, तो क्लोराइड का बॉन्ड वीक होता जाएगा। एज दिस हैपन, ऐसे होगा धीरे धीरे, जो दूर चला जाता जाएगा Cl बॉन्ड वाला, Cl दूर जाता जाएगा और OH पास पास आता जाएगा।
ठीक है, पार्सली अटैच टू द कार्बन, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच द क्लोजर टू द कार्बन। और ये याद रखना, जिस साइड में Cl लगा था उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है। किधर से अटैक करता है? अपोजिट साइड से। एक बात ये ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा, मतलब अपोजिट साइड में। इन्वर्जन का मतलब यही हुआ कि जिधर आपका Cl लगा था उसके अपोजिट में OH लगेगा, तो इन्वर्जन होता है इसमें। ओके, और बीच में बनता है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में बोलेगा कितने बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड होते हैं? 5 बॉन्ड बने होते हैं, 5 एटम लगे होते हैं। अगर आपको पता है कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती, बस यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में कितने बॉन्ड बना रखे ना, 1 2 3 4 5। तो ट्रांजिशन स्टेट में इसने 5 बॉन्ड बना रखे। ओके, आगे क्या बोलता है? सिंस द रिएक्शन रिक्वायर्ड अप्रोच द न्यूक्लियोफाइल और SN2 हाइड्रोजन एटम टर्सरी। अब ये तो इसकी रिएक्टिविटी दी है, आपको पता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इसको इसने और सबसे ज़्यादा मिथाइल, उसी को लिखा है मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अभी अपन ने बोला भी था कि 3 डिग्री वाला जो होता है वो SN2 रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। तो उसकी देखो, इसके चांस कितने हैं? 30% चांस है इस रिएक्शन के होने के। इथाइल के होने के कितने चांस है? 1 डिग्री है ना। ये है मिथाइल, ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री के चांस कितने कम हो गए? सिर्फ 1%। 2 डिग्री के चांस बहुत कम हो गए, 0.02%। और 3 डिग्री के चांस 0% है, मतलब 3 डिग्री तो रिएक्शन शो ही नहीं करेगा नॉर्मली। तो अपन ने वहाँ लिखा भी तो था कि कौन सा रिएक्शन शो नहीं करता है, तो वो ये NCERT में ही तो दिया है कि रिएक्शन शो ही नहीं करता। तो ये याद रखना आप, डाटा याद नहीं रखना, मतलब रफ आइडिया रखना है। 1 डिग्री मिथाइल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 1 डिग्री लीस्ट रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, और 3 डिग्री तो रिएक्शन देता ही नहीं है। तो ये इसका एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे दिया आपको, याद रहेगा। इसको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। ओके, अब अपन आते हैं SN। पहले SN2 का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। SN2 में आपको क्या याद रखना है वो बताता हूँ आपको। पहली बात है, रिएक्शन एक स्टेप में होगी। ओके, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो लीस्ट रिएक्टिव होगी। 5 बॉन्ड बना रखे होंगे। इसमें न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता है, एक तरफ से नया बॉन्ड बनता है, एक तरफ से पुराना बॉन्ड टूटता है। ओके, तो और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें 5 बॉन्ड बने होते हैं। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अटैक होता है हमेशा। जिस साइड से क्लोरीन लगा था उसके अपोजिट साइड से अटैक होता है। तो हमेशा इसमें आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्वर्जन देखने को मिलेगा। और तो बस इतनी ही बातें पढ़ी अपन ने, बाकी रिएक्टिविटी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो SN2 कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए SN1 की बात करते हैं। 1 का मतलब है इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है। केमिकल काइनेटिक्स से आप इसका ऑर्डर निकालोगे तो इसका ऑर्डर निकल के आएगा 1। ओके, फिर अपन इसमें बात कर रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी अपन ने पढ़ी थी कि इसमें मिथाइल सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे आप जाते जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या थी? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था। रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही था। 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा, मीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन बनेगा तो अपन इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे हमेशा। मतलब जब भी जरूर, अगर अपने को लगेगा कि इससे ज़्यादा स्टेबल बन सकता है तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे। रीअरेंजमेंट के ऊपर में अपन ने जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी तो दूसरा या तीसरा वीडियो मैंने सेपरेट सिर्फ रीअरेंजमेंट पे बनाया था, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट काम में आता। रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे अलग से एक वीडियो था। अगर आप वो भूल गए हैं तो जाइए नोट्स में रिवाइज करके आइए, और या फिर वो वीडियो दोबारा देख लीजिए। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा 3 डिग्री का ये है कार्बन, 3 पीछे बॉन्ड बना रखे हैं और इधर एक ब्रोमीन है। तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा? इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले दोनों साथ साथ प्रोसेस होंगे, नहीं। पहले स्टेप में क्या होगा, इसने एक देखिए ये 2 स्टेप में रिएक्शंस होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, Br हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल स्टेप 1। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये इधर से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता था। और वो सिर्फ कहाँ से अटैक करता था पहले वाले SN2 में? सिर्फ पीछे से अटैक करता था। तो ये आगे और पीछे से अटैक दोनों तरफ से कर सकता है। मतलब आगे से करेगा तो R बनेगा, पीछे से करेगा तो S बनेगा।
तो आर और एस बनेंगे, और आर और एस के जो मिक्सर होता है उसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सर। तो वहाँ क्या मिला था अपने को, इन्वर्जन मिला था, उसको बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन, और यहाँ मिलेगा आपको रेसेमिक मिक्सर, मिलेगा रेसेमिक मिक्सर। ओके, अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। SN1 रिएक्शन जनरली कैरिड आउट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये बात अपन पहले भी बातें कर चुके हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो SN1 को फेवर करता है, और पोलर ए प्रोटिक जो होता है वो SN2 को फेवर करता है। और पोलर प्रोटिक के इसने एग्जाम्पल जो लिखे हैं, ये NCERT वाले एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो आपको नोट्स वाले एग्जाम्पल दिखाए थे कोटा टीचर्स के, बट ये वाले एग्जाम्पल्स याद रखना आप, वाटर, अल्कोहल, एसिडिक एसिड, क्योंकि आपको एग्जाम में यही वाले सॉल्वेंट देखने को मिलेंगे। अब बोल रहा है कि अपन ने टर्सरी ब्यूटाइल के एक ब्रोमाइड लिया है, और उसके ऊपर में अपन अल्कोहल का अटैक करवा करके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये वाली लाइनें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ना है आपको। और ये बोलता है ये 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है, ये इंपॉर्टेंट है। SN1 जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होगी, ठीक है। पहले स्टेप में ये आपको नहीं पढ़ना है। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आपको साफ दिख रहा है कि ब्रोमीन हटेगा और कार्बोकेटायन बनेगा, फिर कार्बोकेटायन के ऊपर में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा सेकेंड स्टेप में, और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि रिएक्टिविटी के ऊपर में अपन अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अपन रिएक्टिविटी वाले में बात कर चुके हैं, तो यहाँ से पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया था, और ये आपको होमवर्क के लिए दे दिया था मैंने। फिर आ गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, आ गया था ये रिएक्टिविटी। अपन सारे क्वेश्चन 27 या 28 क्वेश्चन जो भी थे अपन ने सारे कर चुके थे। तो रिएक्टिविटी और मैकेनिज्म बहुत आसान सी थी, ठीक है। अब अपन ने बोला था कि जो ये बेंजीन होती है और इसके ऊपर में डायरेक्ट अगर हेलोजन लगा हो तो उसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड जो होता है वो SN1 SN2 रिएक्शन जनरली नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, उसके रीज़न NCERT में लिखती है। पहला रीज़न होता है रेजोनेंस। ओके, अब क्या होगा, ये क्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात आपको, कि बेंजीन से डायरेक्ट लगा क्लोरीन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो ये लोग रिएक्शंस नहीं देते हैं। पढ़िए, इन हेलोएरिन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लॉन पेयर्स हैं, एटम आर कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई सिग्मा लॉन पेयर हो गया कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस हो गया ऑफ द रिंग, एंड फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है। ये देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर आ गया। तो ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड क्लीवेज हेलोएरिन्स इज डिफिकल्ट। अब डबल बॉन्ड ब्रेक बन गया तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, तो ये वाले लोग जो हैं वो SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। पहला रीज़न समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। दूसरा रीज़न होता है हाइब्रिडाइजेशन की बातें करता है। अब देखिए इसमें जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ एक कार्बन होगा कार्बन, और ये हेलोजन से जुड़ा है। तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, किसमें, बेंजीन रिंग वाले में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और एल्किल हैलाइड से कंपेयर करोगे तो एल्किल हैलाइड में जो हाइड्रोजन होता है वो होता है sp3। ये बात तो आपको पता है, अपन जब क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत अच्छे से सीखा था। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड होता है वो शॉर्ट होता है बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो होता है वो लॉन्ग होता है। तो आप एक खुद है ना, डेली लाइफ की सारे रूल है ना साइंस में फॉलो होते हैं। ओके, मतलब कि पैरेलल चीज़ें हर चीज़ में चलती हैं। आपको पता ही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, कोई ना कोई जो चीज़ें है ना बड़े लेवल पे होती है ना वही चीज़ें छोटे लेवल पे हो रही होती है, हर लेवल पे। मतलब कि जैसे आप एक बड़ी सी लकड़ी लेके तोड़ने की कोशिश करो तो आप आसानी से तोड़ दोगे, छोटी लकड़ी लेके तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं टूटेगी। तो वही रीज़न ये वाला देता है। ओके, समझ में आ गया आपको क्या बोलता है। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम ऑफ CX बॉन्ड, दोनों में हाइब्रिड डिफरेंट है, एक में sp3 है और एक में sp2 है। ओके, द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज ग्रेटर s कैरेक्टर, इसमें क्या होगा, s कैरेक्टर के परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा होगा।
यहाँ लिखते हैं, चलिए। सो एरिल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड वाले में उल्टा कर देना। एरिल हैलाइड होगा ना, बेंजीन वाला हैलाइड, उसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर वो जो है ये होगा ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ओके, कार्बन ग्रेटर परसेंटेज एस कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो पहले वाला जो कैरेक्टर आया था रेजोनेंस की वजह से, वो भी बॉन्ड लेंथ को कम बता रहा था, ये वाला भी बॉन्ड लेंथ को कम बता रहा है। इसकी बॉन्ड लेंथ आपको याद भी रखनी है, 177 पिकोमीटर, और इसकी 177 पिकोमीटर, और इसकी 169 पिकोमीटर। ओके, तो सिंस डिफ़िकल्ट टू ब्रेक शॉर्टर बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। यह आप एनसीईआरटी में ही लिख दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले का रीज़न समझ में आया था। ऊपर वाले का क्या रीज़न था, ऊपर वाले का रीज़न था कि एक्स के जो लॉन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में, इन कॉन्जुगेशन से क्या होगा कि सी एक्स बॉन्ड है ना, वो पार्शियली डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। उसमें रेजोनेंस की पहला जो एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसे होता है ना, कोई भी चीज़ को समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो ये भी अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीक़ों से समझा रहे हैं। पहला तरीका ये था कि भाई एरिल हैलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन होता है उसके ऊपर जो लॉन पेयर होते हैं वो बेंजीन की रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में होते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। अगर रेजोनेंस शो करेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो ये लोग SN1 SN2 नहीं दिखाते हैं। क्लियर। दूसरा तरीका क्या था, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बोल रहा था। एरिल हैलाइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसमें। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी है, और छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। और वैसे ही अगर sp3 वाले की बात करोगे तो आप बोलोगे एल्किल हैलाइड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो उसको ईजी टू ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न बोलता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। तीसरा रीज़न क्या बोलता है, थर्ड रीज़न जो बोलता है वो बोलता है कि अगर आप ब्रेक कर दो, मान लो आपने ब्रेक कर भी दिया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ एक कार्बोकैटायन मिलेगा और इसमें भी एक कार्बोकैटायन मिलेगा। आपको जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC फर्स्ट बताया था तब मैं बार बार बोलता था कि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, और जब हाईली अनस्टेबल है तो जो अनस्टेबल चीज़ें होती हैं वो कभी भी बनती ही नहीं है, बहुत कम बनती है। जब बहुत कम बनती है तो ऐसी रिएक्शंस कोई होगी नहीं, ठीक है। अनस्टेबल चीज़ों को नेचर बनाने का अपोज करती हैं, तो ये चीज़ें बनेगी नहीं, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या बोलता है कि भाई बेंजीन के खुद के पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्यों आएगा। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत किसको पड़ती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा, जिसके पास कोई कमी नहीं है तो इसके पास नहीं जाएगा। ओके, बट फिर भी एल्किल हैलाइड इन जनरली रिएक्शंस नहीं करते हैं, बट आप ज़बरदस्ती करोगे तो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। वो ज़बरदस्ती क्या है, आपको टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, कितना, 600 केल्विन। प्रेशर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शंस पॉसिबल है। तो क्या होगा, Cl हटेगा, और सिंपली इसमें अपन करते भी क्या थे कि हेलोजन को हटाते थे और दूसरा बॉन्ड लगा देते थे। तो ये आपको टेम्परेचर और प्रेशर याद रखने बहुत ज़रूरी है। ये नीट यूजी में आ चुका है अभी 1 या 2 साल पहले। ओके, या तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओ या फिर क्या करो, नाइट्रो ग्रुप लगा लो, ठीक है। देखो अगर एल्किल हैलाइड की SN1 SN2 की रिएक्टिविटी पूछेगा तो अपन बोलेंगे वो अलग चीज़ें थी, लेकिन
एसन एरिल हैलाइड में पूछेगा ना, एरिल हैलाइड में रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी। तो वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो वो प्रोपोर्शनल होगी -m के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, आप सोचोगे कि ये -m है, ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। नहीं नहीं, एरिल हैलाइड दिया है तो उसकी रिएक्टिविटी -m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा m होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो एक भी m नहीं था यहाँ पे, तो टेम्परेचर कितना था 600 केल्विन, एक m लगाया तो टेम्परेचर 400 केल्विन पे आ गया, 200 केल्विन रिड्यूस हो गया। 2m लगा दिया आपने यहाँ पे तो टेम्परेचर 400 से भी कम हो गया। 3m लगा दिए तो आपको बिल्कुल 100 केल्विन के आसपास हल्का सा गर्म किया और रिएक्शन हो गई। यानी कि एरिल हैलाइड में रिएक्टिविटी NO2 ग्रुप लगाने से बढ़ती है। NO2 ग्रुप या फिर कोई भी -m या -i वाला ग्रुप लगाओगे तो बढ़ेगी, और +m या +i वाला ग्रुप लगाओगे तो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। ओके, ये टेम्परेचर वाला भी पूछा हुआ है और इस फॉर्मूले बेस्ड पे, इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, ये इन्होंने बताया है कि इसमें एक जब टीचर पढ़ाते हैं ना तब बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ अजीब सा नाम होता है, ठीक है। और इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो नेगेटिव को आपको दिख रहा होगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव वाले ग्रुप स्टेबल करते हैं। तो ऐसा कुछ इसको समझाते हैं इस वाले, इनको बोलते हैं मीजन हैमर कॉम्प्लेक्स। और मेटा पोजीशन पे होता है तो आपको पता है -m लगता है, और -m लगेगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। समझा दिया मैंने आपको। तो ये वाला आपको ध्यान नहीं रखना है, ऐसा नहीं आएगा, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आपको ये फॉर्मूला बनाना है और इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करवा दी जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। एक बात याद रखनी है कि बस पहले तो ये 3 रीजन याद रखने थे, क्यों नहीं दिखाते हैं। और फिर अगर अपने को ज़बरदस्ती रिएक्शन करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर 600 केल्विन 300 ATM। ओके, फिर अगर अपने पास में इतनी हैसियत नहीं है, अपनी इतना टेम्परेचर इतना गर्म नहीं कर सकते, तो लाओ फिर NO2 ग्रुप। जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ेंगे, -m वाले ग्रुप बढ़ेंगे, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। आसान तो था। ओके, NO2 ग्रुप शो इफेक्ट ओनली ऑन ऑर्थो एंड पैरा। ये बात अपने को पहले से पता है, GOC1 में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि NO2 ऑर्थो और पैरा पे ही -m लगाता है, मेटा पे आएगा तो -i लगाएगा। ओके, तो ये बातें अपन ने कर दी कि ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, अपने को जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपने माइंड में SN1 है या SN2 है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने के बाद में अपने पास आसान मैकेनिज्म है। SN1 है तो अपन पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाएंगे हेलोजन को छोड़ करके, फिर कार्बन कैटायन का रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करने के बाद में उसके ऊपर में न्यूक्लियोफाइल लगा लेंगे। SN2 होगा तो जिस तरफ पहले वो हेलोजन बॉन्ड लगा हुआ है उसको ब्रेक करेंगे और उसके अपोजिट साइड में नया बॉन्ड बना देंगे। मैकेनिज्म अपने को पता है, बट ये भी तो पता होना चाहिए रिएक्शन कौन सी है। तो जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, देखो SN1 को कौन कौन फेवर करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या 3 डिग्री अल्कालाइड होगा, तो यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो आप किसके साथ जाओगे, SN2 के साथ जाओगे। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो आपके साथ में SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो बिल्कुल SN1 ही होगी। ये बात आप याद रखना, इसको एक बार लिखिए, आप थोड़ा सा मनन कीजिए इसमें और इसको याद रखिए, क्वेश्चन में यही चीज़ काम में लेंगे। और उसके अलावा अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे तो SN1 बनेगा, और पोलर ए प्रोटिक होगी तो SN2 बनेगी। और एक और चीज़ होती है इसके अलावा, ये बात सारी बातें तो अपन डिस्कस कर चुके थे, एक और डिस्कस कर चुके हैं कि एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, अगर ये वाले न्यूक्लियोफाइल दिए होंगे ना जिसके ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव है तो SN2 शो करेगा। तो एक बार अपन बात करते हैं यहाँ पे
SN2 के लिए, SN1 के लिए क्या क्या कंडीशन बन गई अपने पास में, एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होगा 3 डिग्री है तो, और 2 डिग्री में भी पॉसिबल है। इसमें क्या है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और 1 डिग्री अल्किल हैलाइड और 2 डिग्री अल्किल हैलाइड में भी पॉसिबल है। तो SN1 कौन शो करेगा, ये बात आ गई आपके पास में। SN2 कौन शो करेगा, ये बात आ गई आपके पास में। समझ में आई बात, क्वेश्चन शो डिस्कस करते हैं। ये आपको दिया है 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, लिख रहा है 3 डिग्री, तो कोई सोचना भी नहीं है, 3 डिग्री दिया तो SN1 शो करेंगे आप, क्या होगी, SN1 होगी, यहाँ भी SN1 होगी। SN1 के लिए क्या करोगे, ये ब्रोमीन हटाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, बना दो कार्बोकेटाइन CH3 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 और ये पॉजिटिव लग गया इसके ऊपर में, बन गया कार्बोकेटाइन। इसको कॉपी कर लेते क्योंकि नीचे वाले रिएक्शन में भी तो कार्बोकेटाइन ही बनेगा। यहाँ भी कार्बोकेटाइन बन गया। अगले का स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। ये कार्बोकेटाइन जो था इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ओके, तो इस कार्बोकेटाइन, इस पॉजिटिव को हटा दो, इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल लगा लो। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, H2O से न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा, OH माइनस। बिल्कुल, ये बातें अपन पहले GeO2 में बहुत सीख चुके हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वगैरह में। इसमें भी क्या बनेगा, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से निकलेगा CH3O नेगेटिव। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन याद करो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में तोड़ना अपने को अपन सीख चुके हैं। तो यहाँ लग जाएगा OH और यहाँ क्या लग जाएगा OCH3। ओके, आसान था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए इसमें बात करते हैं। ये हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री हैं तो SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। अब देखेंगे अपन सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट दिया है वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, किसको फेवर करेगा, SN1 को। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN1 होगी। आगे बात समझ में आपको, ओके बढ़ते हैं आगे। पहले स्टेप में क्या करोगे, पहले स्टेप में आप इसमें से ब्रोमीन हटाओगे यहाँ से और यहाँ बना दोगे कार्बोकेटाइन। अब इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ऊपर वाले में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, क्यों, पहले से वो 3 डिग्री था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का क्या रीअरेंजमेंट करोगे आप। बट यहाँ पे अभी ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है और यहाँ इसका होगा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होकर के ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये बात अपन पहले भी सीख चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। अब इसके ऊपर में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देगा। H2O में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, वहाँ से आएगा OH। आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये फिर से 2 डिग्री है तो SN1 SN2 दोनों हो सकते हैं। और ये है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो रिएक्शन कौन सी फेवर होगी 2 डिग्री में, SN1 होगी। कौन सी, SN1। यहाँ पे SN2 भी हो सकती थी क्योंकि 2 डिग्री थी एलाइड, फिर अपने को सॉल्वेंट देखना पड़ा। तो पहले स्टेप में क्या करोगे, यहाँ से आप हटाओगे इसको, ब्रोमीन को, और कार्बोकेटाइन बना दोगे। बना दिया आप। अब देखो अभी कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है। क्या ये पॉजिटिव यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ आएगा और 3 डिग्री बन जाएगा, CH3 CH2। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ आएगा और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ आएगा। याद करो अपन ने रीअरेंजमेंट वाली वीडियो में ये सब चीज़ें सीखी थी ना, ओके। तो ये पॉजिटिव बना और उसके बाद में इसके ऊपर में आकर के अटैक कर देगा आपका कौन, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3OH नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और बाकी जो भी बचेगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ से H हटेगा और ये हो जाएगा OCH3 आपका न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन पहचाननी है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अरे भैया ये तो एल्कीन है, इसमें कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं, नहीं ये एल्कीन है तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, HI के साथ में रिएक्शन। भूल गए क्या, नहीं भूले भाई। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पुराने कंसेप्ट सारे लगेंगे, इसीलिए पुरानी चीज़ें याद रखो। एल्कीन दिया है, HI दिया है, तुरंत माइंड में आना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या यहाँ टूटेगा H+ में और I- में। याद करो क्या मैकेनिज्म होता था, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और आयोडीन चला जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा ये
यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ना, क्या बना, ऐसे बन जाएगा आपके पास में, यहाँ तो हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा आयोडीन। समझ में आई बात, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद में अब ये कौन से डिग्री का हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो अब कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। तो पहले क्या करोगे, आयोडीन हटाओगे यहाँ से, आयोडीन हटा करके आपने कार्बोकेटायन बनाया, और अब इस कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं क्योंकि पहले से 3 डिग्री है। तो क्या होगा, अब इसकी जगह आपका ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। वाटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, OH देगा। आसान था क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ बहुत आसान है ये 2 डिग्री है, सॉरी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो क्या होगा, SN2 होगा। SN2 में क्या था, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, इसको हटाओ CH3 CH2 को, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, OH, उस OH को लगा लो। इसमें कोई तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा SN2 में, SN1 में रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ क्या होगा, ये भी आपको 1 डिग्री है, यहाँ भी SN2 होगा। तो क्या होगा, CH3 CH Cl हटाओ, OH लगा लो। ये आपका आ गया आंसर। बट ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलेगा। रीज़न है, यहाँ पे एक अलग चीज़ चलेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना ही था, आगे क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए यहाँ से वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3CHO, ये एक एल्डिहाइड बन गया। ओके, समझ में आई बात। ओके, ये भी 1 डिग्री है, तो SN2 रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CH3 C, जितने Cl है हटा करके OH लगा लो। ओके, लग गए OH। अब आपको बता रखा है कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से OH हटाओ, और क्या बन जाएगा, अब आगे प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा CH3 C, ऊपर क्या है O, इधर क्या है OH, तो ये बन जाएगा एसिड। तो थोड़ी बहुत ये बात एक कॉन्सेप्ट काम में आ गया कि एक कार्बन के ऊपर में 2 OH अनस्टेबल होता है और उससे पानी निकल जाता है बाहर। ओके, बाकी तो रिएक्शन आसान थी। अब ये जो है इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या है कि NaOH है, यहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, OH। वाटर कौन सा न्यूक्लियोफाइल देगा, OH देगा ये भी। और NaOR होगा तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, OR मिलेगा, ठीक है। और NaI होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, I। NH3 होगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, NH2 मिलेगा। RNH2 होगा तो क्या मिलेगा। ये सब बातें यहाँ पे इस टेबल को अपन ऊपर छोड़े थे, अब उसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने इस टेबल से ही सब कुछ उतारा है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, CH3 CH2 Cl, और उसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ SN1 SN2 के बारे में नहीं सोचना है, सिंपल आपको सोचना है यहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2, और यहाँ से OH निकलेगा ना NaOH से, तो यहाँ Cl हटेगा और OH लग जाएगा। तो पहली ये रिएक्शन थी, NaOH या KOH। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से भी OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, तो यहाँ से Cl हटेगा और क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 OH। और यहाँ से क्या मिलेगा, OR नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ Cl हटेगा, CH3 CH2 OR। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया। और ये दोनों क्या बने थे, अल्कोहल थे। तो देखिए, अल्कोहल अल्कोहल ईथर, ये तीनों रिएक्शंस कंप्लीट हुई। उसके बाद में यहाँ NaI है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा यहाँ से, I नेगेटिव, तो Cl हटेगा, CH3 CH2 और I बन जाएगा। ओके, NH2 होगा तो क्या मिलेगा, NH2 माइनस बनेगा, तो Cl हटेगा, CH3 CH2 और यहाँ NH2, तो ये क्या बन गया, एमीन बन गया। अगर RNH2 होगा तो क्या मिलेगा, RNH नेगेटिव, तो Cl हटेगा यहाँ से, CH3 CH2 और NH और पीछे R, ये क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। ये क्या बन गया, 2 डिग्री एमीन। ओके, अगर RNHR होगा तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, सब एमीन में से हाइड्रोजन हटता है। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा, NH2 नेगेटिव बना, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन NH नेगेटिव बना, और यहाँ बनेगा RN नेगेटिव
आर, हाइड्रोजन हटा के न्यूक्लियोफाइल बना देना है, बहुत आसान है। तो CH3CH2 ये था, और उसके ऊपर बन जाएगा N, और इधर भी R, इधर भी R, ये क्या बन गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एमीन बन गया। और अगर पहले से ही 3 डिग्री एमीन हो तो फिर यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है, और यहाँ तक कि अपन रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए, ये रिएक्शंस अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये SN1 SN2 रिएक्शन नहीं है। अब AgCN और KCN, इसमें क्या मिलेगा, AgCN होगा तो अब देखिए, अब यहाँ पे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का खेल आता है। देखो ये आपको यहाँ पे एक सीखना होगा कि AgCN जो होता है ना, वो कोवेलेंट होता है। क्या होता है, कोवेलेंट होता है। और ये होता है आयनिक कंपाउंड। कैसे पता किया, S ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं, और D ब्लॉक और P ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं वो आपके आयनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, D ब्लॉक और P ब्लॉक के। तो यहाँ से जब ब्रेक होगा तो टूटेगा, तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव कंप्लीट नहीं आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जब भी मतलब कोवेलेंट होगा, याद करो कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट मतलब सी, तो अटैक कौन करेगा, साइनाइड करेगा। तो यहाँ बन जाएगा प्रोडक्ट में CH3CH2CN, इसको बोलेंगे साइनाइड। आयनिक होगा तो क्या होगा, अब एक याद हो गया तो दूसरा तो आसान है, CH2NC, उल्टा। ये देखिए इस टेबल में आकर के क्या बना, अरे यार गलत बता दिया मैंने। अब देखिए ये है कोवेलेंट है, तो कैसे टूटेगा, कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव। ये बता रहा था मैं, सही एकदम सही बता रहा था, बीच में शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में गलत बता दिया। C के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर में है लोन पेयर। और यहाँ पे आयनिक है, आयनिक कैसे टूटता है, कंप्लीट पॉजिटिव में टूटेगा। ये कैसे टूटा था, Ag पार्शियल पॉजिटिव और Cn पार्शियल नेगेटिव। और ये कैसे टूटेगा, K कंप्लीट पॉजिटिव और C कंप्लीट नेगेटिव। अब देखो, अब आपको देखना है कि अगर आप कंपेयर करोगे किसमें, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर में, तो लॉन पेयर ज़्यादा डोमिनेट होगा, बिल्कुल डोमिनेट होगा कि नहीं होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा, CH3CH2N और C, ये अटैक होगा। कब, जब आपके पास में साइनाइड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आप ऐसे ही याद करना कि ब्रेक कैसे किया। कोवेलेंट था तो पार्शियल में टूटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर से वीक था। जबकि आप यहाँ कंपेयर करोगे तो अगर आप कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर में कंपेयर करोगे तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी तरफ से अटैक होगा। तो अब यहाँ पे अटैक क्या होगा, CH3CH2 और कार्बन अटैक करेगा, और नाइट्रोजन। ओके, जब भी कोवेलेंट होगा, Ag होगा, ठीक है, तो बनेगा नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा। मतलब तरीका समझ गए ना आप, कैसे आपको ब्रेक करना है, कैसे अटैक करवाना है, याद रखना। Ag है ना, Ag आएगा तो NC नाइट्रोजन अटैक करेगा, ठीक है। ऐसे याद रख दो, आंगन, ठीक है। और KCN में आप याद रखोगे, इसमें याद रख दो आंगन, मतलब ये Ag, और आंगन मतलब, आंगन को अगर हिंदी में लोगोगे आंगन, तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा सा NCERT का, कि KCN अटैक करता है तो बनता है RCN, और AgCN अटैक करता है तो क्या बनता है, आंगन बनता है RNC, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न अपन ने बता दिया कि ये कोवेलेंट है और ये आयनिक है। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, वो इसी क्वेश्चन का रीज़न एक्सप्लेन किया था। चलिए अगला फिर से ये आ गया KNO2। Ag आएगा तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, सीधी सी बात है ना, आंगन से याद किया ना। तो यहाँ क्या अटैक होगा, CH3CH2NO2,
Ag जब भी आएगा तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, और अब के आएगा तो कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा या फिर कार्बन करेगा, कोई दूसरा वाला। आंगन याद रखो, तो आप Ag आएगा तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, बस इतनी बात याद रख लो आप। CH3 CH2 और ONO, ओके। और ये RCAAG आएगा तो सीधा सिंपल सी बात है, पहले इनकी बात कर लेते हैं अपन। KCN आया तो क्या बना, RCN। AgCN आया तो किसने अटैक किया, NC ने अटैक किया। इनके नाम याद रखना, इसका नाम है आइसोनाइट्राइल और इसका नाम है नाइट्राइल या साइनाइड। इसको अलग कलर से कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ओके। वैसे ही NO2 होगा तो नाइट्राइल होगा, और KNO2 होगा तो एल्काइल नाइट्राइल। इनके नाम अच्छे से याद रख लेना, कंसेप्ट वही है। कोवेलेंट होगा तो AgCN से आंगन से याद रख लोगे, और आयनिक होगा तो कार्बन अटैक कर लेगा या ऑक्सीजन अटैक कर लेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इसको ब्रेक करने की कोशिश करो तो क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव और Ag पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल तो ये है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा लो, Cl हटा दो, CH3 CH2 OOR, ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। LiLH4 है तो क्या होगा, यहाँ से आपको मिलेगा हाइड्रोजन अटैक करने वाला, CH3 CH2 और हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, एल्केन बन गया है। तो ये पूरी टेबल अपन ने डिस्कस की कर दी डिस्कस, कब क्या चीज़ बन रहा था वो सब पूरा डिस्कस कर चुके हैं अपन। ये टेबल एक बार आप अच्छे से डिस्कस कोशिश करना है इसको, और यहाँ पे ये वाला जो है इसको अच्छे से ध्यान रख लेना, बाकी चीज़ें तो आपको समझ में भी आ जाएगी। तो एक बार ये खुद नोट्स बनाना सारे। चलिए, ये रिएक्शन अभी जस्ट अपन ऊपर पढ़ी भी थी, अगर NaI के साथ में, जस्ट अपन पढ़ी थी ना टेबल में, NaI के साथ में होता तो Ri बन रहा था, याद करो। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलेस्टाइन। देखो इसका नाम हिंदी में लिखोगे तो आइन, फिंकलेस्टाइन, आयोडीन जुड़ेगा तो आइन है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे RX प्लस AgF जुड़ता है, तब यहाँ बन जाता है RF, उसको बोलते हैं स्वार्ट रिएक्शन। ये दोनों SN1 SN2 रिएक्शंस हैं, ओके। तो आज अपन ने एल्किल हैलाइड में SN1 SN2 रिएक्शंस की बातें की और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे अल्कोहल की SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, ओके। हाँ, उसके बाद ईथर की एक SN1 SN2 रिएक्शंस है जिसको अपन बोलते हैं जैसल मेथड, ओके। और उसको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो उसको इस वीडियो के बाद में आप देख लेना, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ उस वीडियो को। उस वीडियो का थंबनेल वही होगा कि ईथर इन वन शॉट, वो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है इसके बाद में, इस वीडियो के बाद में, ओके। उसके बाद अपन अल्कोहल की रिएक्शंस पे आ जाएंगे। तो ईथर वन शॉट में आप पूरा कंप्लीट देखोगे उसको, ओके। दोबारा वीडियो शूट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं बताऊँ आपको, मैंने नीट से 20 दिन पहले वो वीडियो बनाया था, और उस वीडियो से मैंने बोला था एक क्वेश्चन श्योर आएगा, एक या दो, और उसमें से क्वेश्चन आया था, और मैंने जो पढ़ाया था उसी में से आया था। आप भले देख लेना, वो पुराने साल का वीडियो है, ओके। तो नेक्स्ट अपन मिलते हैं कल इन रिएक्शंस के साथ में, और ये अल्कोहल की रिएक्शंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में कल फिर मिलते हैं अपन। तब तक के लिए नमस्कार, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।